नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बदलाव के इंतजार में बंगाल बदलापुर बन गया है। बंगाल को भय से बाहर निकलना था, लेकिन फिलहाल भय ही हावी है। टीएमसी की टेंशन यह है कि कुर्सी जा चुकी है, खड़े अब कटघरे में है। बीजेपी का दर्द यह है कि जब हारते थे तब भी बीजेपी वाले ही मरते थे, और जब जीत गए तो भी जान बीजेपी वालों की जा रही है। अब तो बीजेपी के नेता खुलकर चंद्रनाथ रथ को राजनीतिक हत्या बता रहे हैं, इल्जाम टीएमसी पर लगा रहे हैं। इसे ममता दीदी का भवानीपुर की हार का बदला करार दे रहे हैं। शुवेंदु साफ साफ कह रहे हैं कि जिस चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसकी हत्या के पीछे की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है। वजह यह है कि वो शुवेंदु अधिकारी का जूनियर असिस्टेंट था। शौमिक भट्टाचार्य का दावा है कि बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। इस मेगा शो से पहले माहौल बिगाड़ने की सोची समझी साजिश है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बंगाल में बदलाव के गवाह बनने पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक कोलकाता आ रहे हैं। देश भर से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। टीएमसी पर बीजेपी के सीधे आरोपों का आप लॉजिक तलाश कर सकते हैं। बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का इतिहास भी नया नहीं है, ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन असल ट्विस्ट यह है कि शुवेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद बीजेपी से पहले टीएमसी ने ही सीबीआई जांच की मांग कर दी है। टीएमसी का दावा है कि उन पर आरोप लगाने से पहले सच सामने लाया जाए। ऐसे में सब कुछ अब जांच कर रही कमेटी पर डिपेंड करता है। बंगाल में हुई हिंसा में अब तक 433 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 1100 हिरासत में हैं। चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वाले बाइक सवार हमलावरों की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। ऐसे में सवाल है कि सच क्या है। सवाल है कि क्या यह हत्या हार का बदला थी। सवाल यह कि बंगाल का बदलाव और कितने बलिदान लेगा। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं इस हत्या के बाद कैसे सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। चंद्रकांत रात को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुवेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। और शुवेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया। यही कारण हो सकता है। अरेस्ट करने का साजिश है पूरा बंगाल में। 9 तारीख शपथ ग्रहण है नया सरकार का। उसका पहले पूरा बंगाल में एक कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये ममता बनर्जी जो मीटिंग सब कर रहा है उनका भतीजा को लेकर, वहां से भी कुछ प्लान हो सकता है जहां अनरेस्ट करो, डिस्टर्ब करो। लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है जनता जनार्दन आने वाले सरकार का साथ रहेगा और 9 तारीख का बाद धीरे धीरे गुंडा और बलात्कारी को सीधा करने का करेगा। जैसे यूपी में 2017 का बाद हालत बदल हो गया है, जैसे बिहार में 20 साल अच्छा हालत बन गया है। 20 साल पहले बहुत खराब हालत था। यहाँ भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बताया महाजंगल राज, तो महाजंगल राज खत्म करने के लिए बीजेपी का सरकार ओथ टेकिंग तक टाइम दे देना चाहिए। उसका बाद जो होगा अच्छा ही होगा। ये कोई साधारण नहीं है। ये किसके लिए किया? 2 दिन का बाद राज्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री सभी लोग आ रहे हैं। 20 मुख्यमंत्री राज्य में आ रहे हैं। इतना बड़ा सेलिब्रेशन, तो उसी का पहले ये घटना कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं या बीजेपी का सीने पर गोली ठोकना चाहते हैं? वेरी वेल। नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है। आप हारे नहीं है। हारे नहीं है। तो आज अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा आप हारी नहीं हैं, और इसके बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी का एक ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो वो उत्तर प्रदेश में एक बार कर चुके हैं, वही उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया है। और जब हत्या को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो आप गृह मंत्री अमित शाह से पूछिए, हमसे क्या पूछते हैं। अब आपको बंगाल का इतिहास बताती हूं, राजनीतिक हत्याओं का रक्त रंजित इतिहास क्या है ये मैं आपको समझा देती हूं। 1997 में बुद्धदेव भट्टाचार्य ने
विधानसभा में ये बताया था, जो बाद में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी बने, कि 1977 से 1996 में 28,000 राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल में हुई थी। मेन स्ट्रीम वीकली 2010 में दावा किया गया था कि 1977 से 2009 में 55,000 राजनीतिक हत्या हुई हैं। 1977 से 2010 में 3,955 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। ये भी सुजातो भद्र पुण्यदे मंडल की किताब में इसका दावा किया गया है। 2011 से लेकर अब तक एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि औसतन 20 हत्याएं हर साल पश्चिम बंगाल में होती हैं। और पश्चिम बंगाल की इसी पृष्ठभूमि को बदलने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लेकिन अभी हालात जस के तस नजर आते हैं, भयावह नजर आते हैं। अब इससे निपटने की क्या तैयारी बीजेपी कर रही है, इस पर आइए चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, मौमिता चक्रवर्ती, राजनीतिक विश्लेषक, फराज किदवई जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, स्टूडियो में हमारे साथ, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में हमारे साथ हैं, और आसिफ अंसारी, नेता टीएमसी, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैयद जफर इस्लाम साहब, ये हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में? बदलाव की बात आपने की, लेकिन बदलाव से ज्यादा तो बदला नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है आपकी सरकार बनने से पहले ही आपकी साख पर बट्टा लग रहा है। नहीं, हमारे साख पे क्यों बट्टा लगा? हमारी सरकार तो बनी नहीं है अभी। हमारी सरकार को शपथ तो लेने दीजिए। अभी आपने शुभेंदु अधिकारी जी को भी सुना, सरकार बनने का बस इंतजार है। ये उनके तंत्र है, ये उनके समय के सरकार के लोग हैं, और जिस तरह से वहाँ पर क्या पॉलिटिकल वायलेंस होता था ये आप सबके सामने है। आज ये सुर्खियों में है इसलिए कि अभी इलेक्शन जस्ट पूरा हुआ, नहीं तो पूरे साल, पूरे 5 साल यही पॉलिटिकल वायलेंस का ड्रामा रहता है बंगाल में। हर बार टारगेटेड किलिंग होती है, हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं मारा जाता है या उनको मौत के घाट उतारा जाता है। लेकिन हमने फिर से कहा है कि ये जो उनकी पॉलिसी है पॉलिटिकल वायलेंस की, करप्शन की, मर्डर की, ये सारी चीज़ों की जो पॉलिसी वो 9 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। 9 तारीख के पास जो परिहार शुरू होगा वो देखने लायक होगा कि ऐसे तत्व जो आज उस्का रहे हैं, जो लोगों को बढ़ा रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं इस बात पे कोशिश ये बात ठीक है जफर इस्लाम जी कि अभी आपकी सरकार का गठन नहीं हुआ है। ये बात ठीक है कि अभी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन किसी की तो जिम्मेदारी बनती है ना जफर इस्लाम जी। अब ऐसे तो बंगाल को छोड़ नहीं देंगे। आपने इन्हीं घटनाओं की चिंता जताते हुए जनता को ये बताया था ना कि ना प्री पोल हिंसा होगी ना पोस्ट पोल हिंसा होगी। इसीलिए सीएपीएफ की तैनाती, सीआरपीएफ की तैनाती हमने पश्चिम बंगाल में देखी थी। अभी भी अगर स्थिति ऐसी है कि आपके कार्यकर्ता को ऐसे मारा जाएगा, पॉइंट ब्लैंक मारा जाएगा जफर इस्लाम, तो बदला क्या पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल तो बदलेगा जरूर, यहां बदलाव की राजनीति होगी, लेकिन ऐसे तत्वों को बंगाल की सरकार, आने वाली सरकार बहुत स्टर्नली डील करेगी ऐसे तत्वों के साथ। ये जो गैप है ना 3-4 दिन का, वो गैप जाहिर है कि अभी हमारी सरकार नहीं बनी है, और इसलिए ममता के गुर्गे और गुंडे जो है, जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कहीं न कहीं उस्काने की कोशिश करते हैं, और जो इस तरह का घोर अपराध करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि ये मैं मानता हूं कि ये अभी हमारी सरकार नहीं आई, इसलिए जफर जी, मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूं, और मैं आपसे आपकी अकाउंटेबिलिटी को लेकर सवाल नहीं पूछ रही हूं, लेकिन जितना श्योर आप इस बात को लेकर थे कि प्री पोल हिंसा पश्चिम बंगाल में नहीं हुई, जितना धन्यवाद आप बार बार चुनाव आयोग को दे रहे थे, सेंट्रल फोर्सेस को दे रहे थे, अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ छोड़ दिया गया है। क्या इतने मशगूल हो गए हैं आप कि आपकी सरकार बनेगी तो उसकी तैयारियों में कि अब कोई चिंता ही नहीं है? कहां है केंद्रीय सुरक्षा बल? क्या अभी तक कार्रवाइयां पश्चिम बंगाल में हुई हैं? रोज दफ्तर जल रहे हैं सर, रोज कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। अभी नहीं, मैं मानता हूं इस बात को। मैं फिर से कह रहा हूं कि अपराधी जो भी है, जो मुस्तैदी से वहां काम होना चाहिए, वो शायद सरकार बनने के बाद ही होती है। लेकिन जो हमने प्री पोल जो है वायलेंस नहीं होने दिया, और अभी भी वायलेंस जो है वो करने की तो पूरे प्रदेश में आग लगाने की कोशिश कर रही है। हर जगह मीटिंग कर रही है वो कि आग किसी तरह से लोगों को भड़काया जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं
कि जो लोग भड़काने के लिए लोगों को उस्का रहे हैं और जो लोग उनके उस्कावे में आके जो ये सब घोर अपराध कर रहे हैं, हाँ। ये दोनों को नहीं बख्शा जाएगा। 9 तारीख के बाद देखिए, चाहे अभिषेक हो चाहे वैसे लोग हो, अपने आप को आपने सबको घर से घसीट के निकाल के बेदाग बता दिया और दूसरे पर दाग के सारे छींटे आपने डाल दिए। लेकिन सवाल तो यही है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा कब? ये जो रक्त रंजित इतिहास है ये खत्म कब होगा? तहसीन जी, अब मजबूरी आप जफर इस्लाम जी की भी समझ रहे हैं। 7 तारीख है, 48 घंटे के बाद। बिल्कुल ठीक है, अभी 48 घंटे हैं, 48 घंटे, अभी 48 घंटे हैं और उस 48 घंटे में पश्चिम बंगाल में क्या होगा ये गारंटी आप भी मुझे नहीं दे सकते हैं। ये गारंटी आप भी मुझे नहीं दे सकते हैं कि 48 घंटे में क्या होगा। और फिर मैं कह रही हूँ नुकसान आपका भी तो हो रहा है ना। आपके कार्यकर्ता, आपके नेता, उनको भी मारा जा रहा है। हम खड़े हुए, जनता ठीक है जफर जी, अब रुक जाएं थोड़ा सा। तहसीन पूनावाला जी, अब सवाल तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी भाई है किसकी? बीजेपी से सवाल पूछो तो वो सीधा कहती है टीएमसी की पृष्ठभूमि ही यही है, हार का बदला लेने की कोशिश की जा रही है। शुभेंदु भी यही कह रहे हैं और बाकी तमाम विपक्ष के नेताओं पर यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि टीएमसी उकसा रही है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में। थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 बिंदुओं पर अब फोकस करते हैं। हम शुरू करते हैं उस पहलू से जहां पर आपने छोड़ा और सवाल पूछा और जफर भाई ने उसका जिक्र किया कि आदरणीय ममता जी जगह जगह मीटिंग कर रही है टीएमसी और वो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको वर्बैटम कोट करता हूँ और आपने बोला ये कर रहे हैं। तो जब आपको पता है कि ये हो रहा, क्योंकि आप ये दावा कर रहे हैं, तो आपने प्रिवेंटिव अरेस्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों नहीं किया? अच्छा, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आप ही के शो पर जब आदरणीय ममता जी ने कहा कि मुझे लात मारा गया था, सवाल उठा उसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, कुछ होगा। आज अगर ममता जी ये कह रही है, अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि जगह जगह आग लगनी चाहिए, उसका कुछ रिकॉर्डिंग आज अनंत साहब है, आप है, इसका प्रमाण दे दीजिए। आप करें तो हमको यकीन करना चाहिए, कोई और बोले तो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आदरणीय अमित शाह जी के बयान को मैं वर्बैटम कोट करता हूं। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा 4 तारीख के बाद सारे गुंडों को उल्टा लटका के, उल्टा टांग के मारेंगे। इसीलिए सीएपीएफ और सीआरपीएफ का जस्टिफिकेशन हुआ कि पोस्ट पोल वायलेंस होता है। ये थ्रू आउट आप ही के शो में भाजपा के प्रवक्ता कहते थे इस बार नहीं होगा। आप कहते हैं हमारे हाथ में क्या है? ये तो मैं मानता हूं फरज भाई, ये तो मैं मानता हूं। इस मुल्क के सबसे कमजोर गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जिनके नाक के नीचे 2 बार दिल्ली में दंगे हो गए, मणिपुर हो गया, जब देखो जहां पे इनके राज्य रहते, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जहां पे इनके राज्य से थे, वहां पे पत्थर मारे जाते हैं हिंदुओं के किसी जुलूस पर, किसी कार्यक्रम पर। तो मैं जानता हूं कि सबसे असफल गृह मंत्री थे। अब आते तीसरे पर, चाहे वो अजय पाल जी हो जो आईपीएस अफसर उत्तर प्रदेश से भेजे गए, उन्हीं के वार्ड के अंदर दोबारा से रीचुनाव कराना पड़ा, फेल हो गए। चाहे सीआरपीएफ हो, सीआरपीएफ के हमारे प्रोफेशनल जवान, क्या आप कह रहे वो इस दंगे को नहीं रोक सकते? आप लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो रहे। अगर पिछली बार 2021 में फेल हुआ तो आपने क्या सीख ली? 2021 में कांग्रेस के कार्यकर्ता, आपके कार्यकर्ता मारे गए, आपने क्या सीख ली? आज आदरणीय ममता जी के हाथ में कुछ नहीं है। आज मैं मानता हूं शुभेंदु अधिकारी जी के हाथ में नहीं है, लेकिन ये सारे गृह मंत्रालय के नीचे आते हैं और इलेक्शन कमिश्नर, या तो आप कहे इलेक्शन कमिश्नर फेल हो गया, ज्ञानेश्वर कुमार जी वैनिश कुमार हो गए और वैनिश कुमार जी के खिलाफ आप एक्शन लीजिए। बोलिए, आप दोनों जगह आप नहीं हो सकते सही। नहीं, इस बात का जवाब जफर जी आप दीजिएगा, लेकिन तहसीन जी प्रश्न तो ये भी है ना, जब घूम घूम कर विपक्ष के तमाम नेता ये कहेंगे कि हम हारे नहीं हैं, हमारे साथ तो ज्यादती हुई है, हमारे साथ तो बहुत गलत हुआ है, हमें तो धोखा दिया गया है, हमें हार नहीं माननी, हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो जो कार्यकर्ता हैं उस पार्टी के, क्या वो नहीं उकसावे में आएंगे? क्या वो आक्रोशित नहीं होंगे? क्या उनके जहन में पीड़ा नहीं होगी कि जब हम हारे ही नहीं है तो फिर ये कैसे जीत का जश्न मना रहे हैं? देखिए, हम राजनीतिक स्टेटमेंट्स को, राजनीतिक बयान को क्या हम मर्डर से जस्टिफाई करते हैं? तो फिर क्या जस्टिफिकेशन है कि टीएमसी के 3 कार्यकर्ता का भी कल कत्लेआम हुआ, उनका कत्ल हुआ? क्या भाजपा ने इसे कोई बयान दिया था? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में चुनाव के दौरान कहा था, इलेक्शन कमीशन को मैं चेतावनी देता हूं, मैं वर्बैटम कोट करता हूं कि न्यूट्रल रहिए वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो क्या वो हिंसा की तरफ ले जाते? ये जो बातें करती है भाजपा, राजनीतिक बयानबाजी को जो कहती ये कारण है मर्डर का, तो मैं आपको कहता हूं अगर ये कारण है तो आप कीजिए प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है जफर जी, इस बात का जवाब दीजिए ना भाई। आप लोगों ने विश्वास दिलाया, आप लोगों ने घूम घूम कर कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने घूम घूम कर कहा कि 60 दिनों तक सीएपीएफ और सीआरपीएफ की तैनाती पश्चिम बंगाल में रहेगी। उसके बावजूद आपके सबसे मजबूत नेता पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, उनके राइट हैंड की हत्या हो जाती है और आप कहते हैं रेकी की गई, तो 2 दिन में तो रेकी की नहीं गई होगी, पहले से रेकी की जा रही होगी। क्या काम फिर उनका सुरक्षा बलों का जो पश्चिम बंगाल में तैनात हैं? पूरी तरीके से फेल्योर है ना उन सबका ये तो।
देखिए कोई फेल्योर नहीं, जिस तरह के प्लानिंग इनकी है, समझिए आप इसको प्राची जी, मैं आपसे फिर से बड़े जो इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ, कि जिस तरह की प्लानिंग टीएमसी की है पूरे प्रदेश को जलाने की, ये सीएपीएफ की वजह से ही आज ये कामयाब नहीं हुए। जस्ट जो घटनाएं हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन ये प्लानिंग का जो पार्ट है ना, पूरे प्रदेश में आग लगाने का, ये सीएफ के हमारी फोर्सेस है उसकी वजह से ही बची हुई है, वरना ये पूरे प्रदेश में अब तक आग लगा दिए होते, दंगे का माहौल होता। जी, चाहे एक घटना हो, चाहे दो घटना हो, चाहे एक की जान जाए, चाहे दो की जान जाए, मतलब ये है कि जान जा रही है, एक ही और मतलब ये है कि इसका नुकसान आपको भी हो रहा है। जफर जी, आप मेरे प्रश्न को समझे नहीं, फिर आ रही तहसीन जी, आप मेरे प्रश्न को समझे नहीं, मैं जो आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, पश्चिम बंगाल में आपके सबसे मजबूत नेता जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उनके राइट हैंड की हत्या हो जाती है। मुझे बताएं ना, क्या मतलब है सुरक्षा बलों का, क्या मतलब है सीसीटीवी का? 19 घंटे बीत गए और आपके हाथ खाली है, पता ही नहीं चल रहा हत्या कहां से हुई, कैसे हुई, हमलावर कहां थे और कहां भाग गए। नहीं, ऐसा है प्राची जी, इन्वेस्टिगेशन पूरे तौर से चल रहा है, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, जल्द ही इसकी जानकारी भी होगी कौन इसके पीछे। आपने कमिश्नर का स्टेटमेंट भी पूछा, डीजीपी का स्टेटमेंट भी देख लीजिए, सबने इस बात के बारे में कहा है कि जिस तेजी से इस पे वो तो आप भी कह रहे हैं, वो तो आप चुनाव से पहले भी कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये भाग के कहीं नहीं जा सकते। पश्चिम बंगाल में आज सुन लीजिए, आज इनको आज कहीं ना कहीं शरण दे रहे हैं, वो बचेंगे नहीं, यही मैं बताना चाह रहा हूं। आज जिम्मेदारी उस संस्था की है, उस पूरी व्यवस्था की है, कांग्रेस वाले दिलाया कि ये जो आज टीएमसी के आड़ में, वो नहीं है, वो नहीं है जफर इस्लाम जी, तो दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से अच्छा है अपने नहीं होगा ना, सरकार तो आने दीजिए। फटाफट से मैं वाकई सैयद साहब, मैं वाकई सैयद साहब का बहुत आदर सम्मान करता हूं, लेकिन वो फिर कांग्रेस पे चले गए, थोड़ा आप उनको और 2-3 बार सवाल पूछेंगे, वो नेहरू जी पर पीछे चले जाएंगे। सवाल ये सिर्फ इतना है प्राची जी, या तो कोई व्यक्ति महिला प्रेग्नेंट होती या नहीं होती, आधी प्रेग्नेंट नहीं होती, या तो आपको पता था ये होगा, इस तरह के दंगे हो गए तो आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे, नहीं पता था तो आप फेल हो गए, आप सीआरपीएफ को क्यों लाए? और मैं आपसे पूछता हूं, क्या गृह मंत्रालय ने डीजीपी वेस्ट बंगाल से सवाल पूछा, डीजी इंटेलिजेंस से सवाल पूछा, आपके सेंट्रल फोर्सेस के खुद के इंटेलिजेंस होते, वो उनके सवाल पूछा? रखिए ना पब्लिक डोमेन में, टीएमसी के कार्यकर्ता भी मारे गए, आप बात कीजिए। बंगाल की स्थिति क्या है ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और इसलिए आनंद जी को चर्चा में ला रही हूं, फिर फराज जी आपको भी लेकर आऊंगी। मैं आनंद जी आपसे समझना चाह रही हूं, पश्चिम बंगाल में बदलाव, परिवर्तन, भयहीन, ये सारी बातें हमने सुनी, लेकिन आप देखिए स्थिति क्या है। शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या किस तरीके से की गई है, सोची समझी साजिश के तहत, वो हम सब देख रहे हैं। तो कहां बदलाव है, क्या बदला है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में देखिए प्राची जी कि ये परिवर्तन जो हुआ है ये 9 तारीख के बाद दिखाई देगा। अभी आज के डेट में अभी तहसीन भाई बड़े वकील हैं देश के और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, इनको कानून की बहुत जानकारी है, लेकिन जिस प्रकार से तहसीन जी अभी गृह मंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उनको असफल और सबसे कमजोर गृह मंत्री कह रहे हैं, मुझे थोड़ा ताज्जुब हो रहा है। ताज्जुब इसलिए हो रहा है प्राची जी कि आज के डेट में जब अभी हम और आप बातचीत कर रहे हैं और ये तहसीन भाई भी सुन रहे हैं, ममता बनर्जी उस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, तमाम कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है, चुनाव आयोग और जो केंद्रीय बल हैं उनकी जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव से संबंधित चीजों पर होती है। तो मुझे ये लगता है कि अभी जो बंगाल की स्थिति है वो नो मैन्स लैंड होता है ना, दो देशों के बीच में, तो मुझे लगता है वो स्थिति है कि किसी के पास जिम्मेदारी अभी उसकी नहीं। ममता जी सोच रही है वो हार चुकी है, उन्होंने जिम्मेदारी छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि हमारे पास कुछ अभी उस तरह से संवैधानिक अधिकार नहीं है, किस अधिकार से अब ये उनसे पूछा जाए। अभी तहसीन जी अपेक्षा कर रहे हैं कि गृह मंत्री ने सीआरपीएफ के डीजी से पूछा कि नहीं पूछा, किस अधिकार से गृह मंत्री राज्य की कानून व्यवस्था में दखल देंगे? ये बड़ा बेसिक सा सवाल है कि केंद्रीय गृह मंत्री राज्य की कानून व्यवस्था में इस तरह से डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर अभी अमित शाह ने ये कर लिया होता
तो यही सारे लोग ये प्रश्न उठा रहे होते कि राज्य की कानून व्यवस्था में केंद्र दखल दे रहा है और ये संघवाद पर बड़ा प्रहार है। मुझे लगता है कि अभी सारे राजनीतिक दलों को एक साथ मिलकर अपने जो आंकड़े दिए 1977 से लेकर 2009 तक आंकड़े दिए, सबका अगर मीन निकाला जाए प्राची जी, तो वो 1500 हत्याएं हर साल हो रही हैं। तब तो अमित शाह नहीं थे ना तहसीन भाई जी, नहीं थे। तब अमित शाह जी नहीं थे जब 1500 हत्याएं हर दिन हो रही थी, मतलब हर साल हो रहे थे, मतलब 3 राजनीतिक हत्याएं रोज हो रही थी बंगाल में। लेकिन अनंत जी बस एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। नो मैन लैंड की बात अगर हम आज करते हैं तो उस वक्त हम क्यों भूल जाते हैं जब टीएमसी सत्ता में आती थी और जब उनके सरकार गठन में वक्त हुआ करता था, तब तो सीधे सीधे बीजेपी प्रहार करती थी ना कि ये टीएमसी के गुंडे हैं, ये टीएमसी के गुंडे हैं। आज एग्जैक्टली वही हो रहा है अनंत विजय जी। प्राची जी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में सरकार चलती थी उनकी। 2011 के बाद से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, चुनाव के समय काम चलाऊ मुख्यमंत्री होती थी, राज्य के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उन पे होती थी और फिर वो शपथ लेके पूरी तौर पे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी होती थी। आज वो स्थिति नहीं है, आज परिवर्तन हो गया। तो हमें ये समझना होगा कि संवैधानिक तौर से, कानूनी तौर से भारतीय जनता पार्टी के चाहे जो भी बने, अध्यक्ष हो, सौमिक भट्टाचार्य बने या शुभेंदु बने या अग्निमित्रा पॉल बने, जो भी बने, वो दखल नहीं दे सकते। ठीक है तो सर, कर सकते हैं, हम 9 मई तक बीजेपी से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन हम ये तो जरूर पूछ सकते हैं कि इतने केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की बात बार बार कही जाती थी, भरोसा दिलाया जाता था, वो भरोसा ग्राउंड पर क्यों नहीं दिख रहा? लेकिन मैं तो खुद कह रही हूँ ना आनंद जी कि यहाँ नुकसान बीजेपी को भी हो रहा है ना भाई। शुभेंदु अधिकारी जी के अगर राइट हैंड की हत्या हो रही है तो मामला बड़ा गंभीर है। और सौमिक भट्टाचार्य का ये कहना कि पीएम आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, ये कोई संदेश देने की कोशिश है, तो साजिश बड़ी है। क्या वहां पर इंटेलिजेंस कर रहे हैं? क्या पश्चिम बंगाल में हो रहा है? सवाल ये। तहसीन जी, मैं बाकी मेहमानों को बस चर्चा में ले आऊं। फराज जी, मैं आपसे भी यही बात करना चाह रही हूं कि जब नेता घूम घूम कर, स्पेशली इंडिया अलायंस के नेता घूम घूम कर ये कहेंगे, अभी वो विजुअल अगर हम चला दें, जब अखिलेश यादव मिले हैं ममता बनर्जी से तो शॉल उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं आप हारी नहीं हैं, आप हारी नहीं हैं। तो ये मैसेज जाता है ना सर, कन्वे होता है ना ग्राउंड पर वर्कर्स में, और उनके मन में ये फ्रस्ट्रेशन आती है कि हम जब हारे नहीं हैं तो फिर हम काहे विपक्ष में बैठ रहे हैं और क्यों बीजेपी सत्ता की तैयारी कर रही है, और उसका आक्रोश कहीं ना कहीं दिखता है ना फराज जी। जी प्राची जी, देखिए आपने अपने ओपनिंग एड्रेस में एक बात बोली कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उनकी पोस्ट पोल अलायंस में मर्डर हो रहे हैं उनके। थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं। ये मैं आपको खबर दिखा रहा हूं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की, और द हिंदू में भी छपी है। इसके 2 लाइनें पढ़ देता हूं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद राज्य में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य अबीर शेख की हत्या कर दी गई। टोटल तृणमूल कांग्रेस के 7 कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या हुई है, और ये द हिंदू में भी छपा था। तो ये जो ओवरऑल हिंसा हो रही है, ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के ऑफिसेस जलाए जा रहे हैं, किस तरह से सड़कों पर हंगामा हो रहा है, ये सारी चीज़ें। मैं बस जफर भाई और अनंत जी की एक बात का जवाब दूंगा प्राची जी, कि जफर भाई ने अभी बिहार के बारे में भी बात की, उत्तर प्रदेश के बारे में भी बात की। ये तो हम लोग 2014 से भारत में और 2017 से उत्तर प्रदेश में सुनते चले आ रहे हैं। जब ये भाजपा प्रवक्ता ये बोलते हैं तो मुझे सिर्फ तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आती है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महा आदि हृदय कठोरा। इनके पास प्राची जी झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। मैं 2-3 चीजें बताता हूं। जफर भाई ने बिहार का एग्जाम्पल लिया। जफर भाई, बिहार में खबर आई थी, मैं आपको दिखाता हूं। ये इसकी हेडिंग थी, अभी मुश्किल से जब वहां इलेक्शन चल रहे थे, टॉर्चिंग दलित होम्स इज अ रिकरिंग क्राइम इन बिहार। ये करेक्ट, और ये हिंदू में छपी थी खबर। और इसके अगर अंदर जाइएगा तो उसमें लिखा हुआ था कि 2017 से 22 के बीच में जो पूरे देश में दलितों के घर जलाने की जो घटनाएं हुई हैं उसमें से 35% बिहार से हुई हैं। और ये जो खबर थी, इस खबर के हिसाब से एक लैंड माफिया था जिसने पूरी दलित बस्ती को आग लगा दी थी, जिसमें 30 घर जल करके राख हो गए थे। मेरे सामने ये खबर है। ये तो रही एक छोटी सी, मैंने आपको बिहार की आपको एग्जाम्पल दिया है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे प्राची जी। आप जफर भाई एक काम करिएगा, एडीआर की रिपोर्ट पढ़िएगा, उसमें देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मंत्री महोदय हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें कितने % लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं और कितने % लोगों के पास जो हैं वो ड्रेडेड क्रिमिनल केसेस हैं। ये
लंबी चर्चा हो जाएगी, इसलिए इसमें जाना वो नहीं है। बस सिर्फ एक चीज मैं प्राची जी और बोलूंगा। 3 घटनाएं मैं आपको उत्तर प्रदेश की अभी बता देता हूं। एक 19 साल की लड़की को पहले मारा गया, उसके बाद में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उसके बाद में उसको पेड़ पर टांग दिया गया। अ क्लास 12 स्टूडेंट वाज एलिजिडली सेक्सुअली असॉल्टेड एंड मर्डर्ड इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट विद हर बॉडी फाउंड हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री। ये अभी 28 अप्रैल की खबर है, सुनते रहिएगा। उसी दिन एक खबर आती है कि एक 12 साल की लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करने के बाद सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में फेंक दिया गया। अच्छा, तो क्या है प्राची जी, और सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देयर इज अ कंप्लीट। ऐसा नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम एकदम रुक गया। नहीं, मैं जफर साहब की बात मैं अभी सिर्फ पश्चिम बंगाल पर आपसे बात कर रही हूं, और जो मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था सर, वो मैंने बीजेपी का दावा बताया था कि बीजेपी का दावा यह है कि जब हार रहे थे तब भी हम ही मरते थे और जब जीत रहे हैं तब भी हम ही मर रहे हैं। तो ये बीजेपी का दावा है। वो तस्वीर भी मैंने दिखाई है जब टीएमसी के दफ्तर तोड़े जा रहे हैं, टीएमसी के दफ्तरों में आगजनी की जा रही है। उसी का सवाल मैं जफर भाई से पूछ रही थी, जफर जी से पूछ रही थी। एक सवाल का जवाब अब मेरे सवाल का जवाब दें। वो तस्वीर जो मैं दिखा रही थी, अगर आपके नेता जाकर ये कहें आप हारी नहीं है, आप हारी नहीं है, आप हारी नहीं है, तो क्या उसकी मैसेजिंग गलत नहीं होती है? आप किसको चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं प्राची जी आपसे काउंटर सवाल पूछ लेता हूं। काउंटर सवाल मैं पूछ लेता हूं कि जो लोग इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी में लगे थे, जो ड्यूटी कर रहे थे, जो इलेक्शन करा रहे थे, वो भारत के नागरिक होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल ठीक है। 65 उन लोगों के नाम काट दिए गए जो चुनाव करा रहे थे, बताइए। उसमें एक है अजीजुल हक, वो क्या कहते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है मैं वोट नहीं डाल सकता, लेकिन मुझे नादिया जिले के पलाशी पारा विधानसभा क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी के तौर पर चुनाव संपन्न कराने का दायित्व सौंपा गया। तो जिन लोगों को चुनाव कराने का दायित्व सौंपा गया, उनके आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर वोट काटे दे रहे हैं। बंगाल के हाईकोर्ट के जज का नाम आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर काट दिया। नंदलाल बोस जी के परिवार के लोगों का नाम आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो फ्रॉड किया उसके नाम पर वोट काट दिया। तो ये इलेक्शन क्या सही हुए हैं? ये इलेक्शन सही हुए? बहुत बार चर्चा कर चुके हैं और अब तो पूरा एनालिसिस आ गया है ना इस चुनाव का। तो एसआईआर में कहां कितने वोट कटे, या जितना भी मुद्दा बनाया गया था विपक्ष की तरफ से, उसमें खासकर हर जगह पर टीएमसी जीती है, मोस्टली जगहों पर जहां 50,000 से ज्यादा वोट कटे। नहीं सर, नैरेटिव आपने यही बनाया ना, सुनिए, नैरेटिव तो यही बनाया। संविधान क्या बोलता है? मैं फिर पढ़ देती हूँ। शमशेरगंज में 74,000 वोट कटे, यहाँ जीता कौन है? टीएमसी। अगर आपके फॉर्मूले से चुनाव हुआ है तो बीजेपी को जीतना था ना सर। यहाँ रघुनाथगंज में 50,000 से ज्यादा वोट कटे, जीता कौन है? टीएमसी जीती है। मैं ये पूछ रही हूं कि आप तो चुनौती सिस्टम को दे रहे हैं ना, आप जनता में रोष भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? जनादेश का अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, लवासा जी ने क्या कहा था? मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ दूं। जिन वोटरों के नाम हटाए गए उन्हें चुनाव से पहले समय पर अपील करने का मौका नहीं दिया गया। ये नौकरशाही की नाकामी की वजह से उनके अधिकारों को गलत तरीके से छीनने जैसा है। ओपी रावत जी ने क्या कहा कि गलत तरीके से पहचानी गई तार्किक गड़बड़ियों की वजह से एक भी व्यक्ति छूट जाता है, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। ये पूरा देश बोल रहा है, ये पूरा देश बोल रहा है कि इन्होंने बेईमानी की है। कि जब नैतिकता के आधार पर नेता ऐसी बयानबाजी करने लगते हैं तो ग्राउंड पर वही होता है जो हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। ममिता जी, आप चर्चा में आ जाए। सर, जिम्मेदार तो नेता ही लोग ठहराए जाएंगे ना इस देश के। अब जनता को तो मैं ठहराऊंगी नहीं, नेता ही लोग जिम्मेदार हैं जो ऐसी बयानबाजी करते हैं। ममिता जी, आप आ जाइए चर्चा में। हम चुनाव से पहले हमेशा चर्चा करते थे कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त सब कुछ ठीक है, प्री पोल हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन पोस्ट पोल तो हालात जस की तस है ना। जिम्मेदार कौन है अभी? थैंक यू प्राची जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। देखिए, बंगाल के 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद एनएचआरसी के इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 1934 कंप्लेंट्स दर्ज हुई थी और 29 मर्डर एलिगेशन सामने आया था। और उनकी ऑब्जर्वेशन में रूल ऑफ लॉ नहीं, रूलर्स लॉ जैसे रिमार्क्स भी सामने आए, जो कि राजनीतिक रूप से बहुत ही डैमेजिंग माना गया था। और मैं बताना चाहूंगी कि प्राची जी, ऐसा घटना पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अभी चंद्रनाथ रथ वो सिर्फ एक भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, एंड ही वाज एन रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सनालिटी। तो आपको याद है कि सन 1987 और स्थान है मेरठ, यूपी। उस समय कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। पैक पर 40 से भी ज्यादा युवा को उठाकर लेकर गोली मारा गया था, ये आरोप भी लगा था। ये घटना भारत के सबसे बड़े कस्टोडियल जो किलिंग केसेस में से एक है। फिर मैं बताती हूँ 1984 इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद दिल्ली में साहित्य का मतलब बहुत जगह में सरल सिंह को भी मारा गया था।
फिर गौ हत्या के प्रोटेस्ट के बाद लाखों से भी ज्यादा संत के ऊपर गोली चलाई गई थी। ये घटना कांग्रेस कभी नहीं बोलते हैं और कभी मतलब भूल जाते हैं। और नाउ कमिंग बैक टू बंगाल, मैं बताती हूँ कि बीजेपी से तो लेफ्ट फ्रंट सरकार के समय 1982 17 सन्यासी और एक सन्यासिनी को उठा के जिंदा जला दिया गया था बीजन सतु के ऊपर। फिर साईबाड़ी की घटना हम बहुत बार बात किए। फिर नंदीग्राम के समय युवा पीढ़ी में तापसी मलिक को मार दिया गया था, जलाया दिया गया था। फिर मैं बताती हूँ कि अभिजीत सरकार, जिनको 2021 में विधानसभा चुनाव ममता जी मेरा प्रश्न भी यही था। और आज मैं कह रही हूँ हम वोट अबाउटरी में क्यों जाते हैं, हम क्यों इतिहास के साथ कंपैरिजन करके चीजों को बताने लगते हैं। सवाल सिर्फ इतना भर है, परिवर्तन, भय मुक्त, ये सारी बातें हमने चुनावों से पहले सुनी और भरोसा दिलाया बीजेपी के नेताओं ने कि सीएपीएफ और सीआरपीएफ की तैनाती है, लेकिन अपने ही लोग मारे जा रहे हैं ना। जब आपको पहले से पता है कि पश्चिम बंगाल बड़ा कठिन है, इसकी भूमि बड़ी रक्त रंजित है, तो तैयारी क्या की गई? सवाल सिर्फ इतना है। अब जितने सवाल उठे वो सब टीएमसी को लेकर उठे, इसीलिए मैं इंतजार कर रही थी। आसिफ जी नाम थोड़ा करेक्ट कर लीजिए दोनों का। आसिफ जी, मैं इसीलिए आप इंतजार कर रही थी कि सब कंप्लीट करें तब आप अपना जवाब दें। भाई एक उंगली अभी भी आप ही की तरफ उठ रही है, अभी भी चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, बीजेपी के प्रवक्ता हो, सब ये कह रहे हैं कि सब आपका ही किया धरा है जो इस वक्त ग्राउंड पर हो रहा है, साजिश में आप ही संलिप्त हैं। गुड इवनिंग प्राची जी और सारे जो साथी हैं। सबसे पहले तो मैं ये बधाई देना चाहूंगा बीजेपी पार्टी को कि उन लोगों ने उनको मैंडेट दिया है बंगाल के लिए। और अभी ये जो सवाल उठ रहे हैं टीएमसी के तरफ, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हमारी स्टडी होती है, जो हम लोगों ने रिसर्च किया है, तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जब इनकी हो गई है तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है। अगर आपने किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है। आज आप बताइए, चाहे ये पुलिस हो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट हो, वो टीएमसी के तो अंदर पे नहीं है या जो पहले इनकम्बेंट गवर्नमेंट थे। आज यहाँ पे जिम्मेदारी जो है आज बीजेपी पार्टी की बनती है। और दूसरी बात आप देखेंगे कि जो बंगाल के लोगों ने जो मैंडेट दिया है, बीजेपी की गवर्नमेंट अभी फॉर्म नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात नहीं ली है बीजेपी। मैं अभी स्पष्ट मुझे बताएं केयरटेकर मुख्यमंत्री कौन है अभी पश्चिम बंगाल का? मैं इस बात का स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो रथ जी का जो हत्या हुआ है, ये बहुत ही निंदायक बात है। ये किसी पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल या सोशल लेवल पे इस तरीके की हत्या को कोई भी इंडोर्स नहीं करता है। ये बहुत ही दुखद बात है, चाहे ये पॉलिटिकल हो या सोशल हो या एंटी सोशल एलिमेंट हो। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि जो हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, उन्होंने जो डिप्लॉय किया था, आप देखेंगे कि 3.5 लाख सिक्योरिटी पर्सनल जो है 2024 में जो आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था, ये पूरे हिंदुस्तान में 3.5 लाख जो है सिक्योरिटी पर्सनल दिए गए थे। अभी तक तो आप इनकी जीत मान नहीं रहे, लेकिन जब बात अकाउंटेबिलिटी की आई तो आप इनकी जीत भी मानने लगे और इनको बधाई भी देने लगे। 2 लाख आप इनको बधाई भी देने लगे और इनकी जीत भी मानने लगे। तो ये अपने हिसाब से चीजों को देखना ही तो गलत है ना, और उसी का खामियाजा पश्चिम बंगाल भुगतता है और भुगत रहा है। मैं आ रही हूँ तहसीन जी, बस एक जवाब दे दे जफर इस्लाम जी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, सवाल पूछें तो पूछें किससे भाई? छोड़ दे। अभी देखिए यही तो देखिए प्राची जी मेरी बात सुनिए। मैंने सवाल प्राची जी पहले बात आप मेरी कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आप अच्छा सर बोले, 20 सेकंड दे रही हूँ आपको, रुक जाएं। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आज ये जो एक बफर पीरियड होता है पूरे भारतवर्ष में, आप इलेक्शन करके रिजल्ट दूसरे दिन तो आप शपथ ग्रहण नहीं करा सकते। शपथ ग्रहण करने के लिए हफ्ता भर, 10 दिन या 4 दिन का जो समय लगता है, तो ये काम किनका? ये काम इलेक्शन कमीशन का है। जब 2,80,000 सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड किए गए यहाँ पे, ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल ठीक है आसिफ जी, लेकिन अभी तक यही सिक्योरिटी फोर्सेस आपको बहुत बुरी लग रही थी, आज जाहिर है आज उनका रोल आपको याद आ रहा है। खैर अब जफर जी इस पर जवाब दें, जो जितने भी सवाल हैं। मैं तो आपसे यही पूछ रही हूँ, सवाल पूछूं किससे? आपसे पूछूं तो आप सरकार में नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ही हमें बताया कि इतनी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, इतने सारे सीसीटीवी हैं। क्या करें उन सीसीटीवी का और सिक्योरिटी फोर्सेस का, अगर लोग मारे जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में? तो अरे प्राची जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी आसिफ अंसारी साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बधाई
क्या ममता बनर्जी से इन्होंने परमिशन ले ली? अपने टीएमसी के लोगों से, लीडरशिप से परमिशन ली बधाई देने के लिए? वो तो अड़ी भी है कि रिजाइन नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आप बियॉन्ड डेडलाइन नहीं रह सकते, आपको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा ममता बनर्जी को। लेकिन आज वो डटी हुई तो है कि इसके हम नहीं रिजाइन करेंगे, सत्ता की लालच है मुझे। तो वो आज के दिन में मुख्यमंत्री है, 9 तारीख तक मुख्यमंत्री रहेंगी। 9 तारीख से पहले चाहे रिजाइन करे या उनका टर्म खत्म हो, नहीं रिजाइन करेंगे, टर्म खत्म होगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा, वो इररिलेवेंट हो जाएंगी। जिस वक्त तक टर्म खत्म नहीं हुआ है, एक्सटेंडेड पीरियड है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए चीफ मिनिस्टर। और इनको ये बधाई दे रहे हैं के भाजपा को और कह रहे हैं कि भाई इसकी निंदा है तो ये उनसे भी निंदा करवाए ना, जो मुख्यमंत्री अभी है बनी हुई कमाल और बात देना है नहीं चाहती है, जी, सब एक उनकी दूसरे जिम्मेदारी को है। दोषी ठहराने पर लगे हुए हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा कि पश्चिम बंगाल के हालात नहीं, दोषी नहीं ठहरा रहे, मैं तो हकीकत पे बात कर रहा हूं। सुने आप 9 तारीख के बाद से अरे हमसे सवाल ममता कीजिए। बनर्जी पर आप लोगों को यकीन नहीं था ना? आप बताएं ना, आप जफर इस्लाम जी, ममता बनर्जी पर यकीन नहीं था, इसलिए तो इतनी सारी सेंट्रल फोर्सेज आई ना। एक बात तो है, अब सेंट्रल फोर्सेज आने के बावजूद भी वो कहाँ हैं, कहाँ तैनात हैं, मुझे बता दें आप। अरे भाई सुनिए तो इधर सही। हाँ सुनाइए ना। ये आसिफ अंसारी साहब को आज टीएमसी के गुंडे जरूर आड़े हाथ लेंगे, उनका छोड़ दीजिए आप, इसलिए कि इन्होंने तो बधाई दी है, आप बीजेपी को बधाई दी है। जफर जी जीत की बधाई देता हूं भाई। अब इनको ठीक नहीं है, एक आसान सवाल को ही बार-बार लिखिएगा तो नंबर 0 ही आएंगे। एक आसान सवाल को ही बार-बार लिखिएगा तो नंबर 0 ही आएंगे। टफ सवाल भी कभी-कभी आपको हल करने पड़ते हैं, बार-बार उसी को ऐसे बनाकर लिखिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप लोगों ने भरोसा दिया था कि नहीं दिया था पश्चिम बंगाल को? अच्छा मैं गलत हूं तो मुझे आज के दिन में जो आप सवाल कर रहे हो उसका सवाल सिर्फ गलत है, नहीं सही है कि नहीं, हमारी सरकार है, हमको कटघरे में क्यों खड़े कर रहे हैं? अरे आपको कटघरे में खड़ा किया ही नहीं, मैं कह रही हूँ आपकी मजबूरी में समझ गई हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, आपके हर नेता ने चुनावों में यही कहा सेंट्रल फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, लेकिन क्या करूं उन सेंट्रल फोर्सेस का, जहां आपके सबसे बड़े नेता के पीए की हत्या कर दी जाती है और 19 घंटे बाद भी आप लोगों के हाथ खाली रहते हैं। ऐसे बच नहीं सकते ना जफर जी। मैं कह तो रहा हूं ना, नहीं ये सेफ विंडो या सेफ पैसेज तो मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगी, ना आपको लेने दूंगी, ना टीएमसी को लेने दूंगी, ना विपक्ष के नेताओं को लेने दूंगी। जवाब देना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल अगर नो मैन लैंड है तो क्या मरने के लिए छोड़ दें लोगों को? मरने के लिए छोड़ दें हम लोगों को? ऐसा नहीं होगा जफर जी, हमारी सरकार भाई उनकी मजबूरी सुन लीजिए जफर जी की। रुक जाए जफर जी, ओके फाइन, मैं आपकी मजबूरी को एड्रेस कर रही हूं, आप सुने पहले। उनकी मजबूरी है, हम उनसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ सकते, वो सरकार में नहीं है अभी, जिम्मेदार तो केयर टेकर सरकार को ही ठहराएंगे लोग। मैं जवाब दे दूं? हाँ बोले आप। देखिए डीजी सीआरपीएफ, प्लीज जफर भाई, आई रिक्वेस्ट यू जफर भाई, आपका चांस हो गया। डीजी सीआरपीएफ जीपी सिंह जी है, वो किसको रिपोर्ट करते हैं? वो रिपोर्ट करते हैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को। अभी अनंत सर का भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, अगर अमित शाह जी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मान लेते हैं, तो फिर जिम्मेदार है ज्ञानेश्वर कुमार जी। दोनों में से कोई एक जिम्मेदार है, या तो ज्ञानेश्वर कुमार जी इसकी जिम्मेदारी ले या तो आदरणीय गृह मंत्री जी इसकी जिम्मेदारी दे। अब मैं क्यों कहा कि गृह मंत्री जी सबसे असफल गृह मंत्री है भारत के इतिहास में, इसलिए नहीं वेस्ट बंगाल के चुनाव में, ये तो एक थिंग, दिल्ली में तो वो गृह मंत्री थे ना कंटिन्यूइंग, जब दो जफर भाई ऐसे लोगों को नहीं समझ में आता। आई रिक्वेस्ट यू जफर भाई से मत कीजिए, आप बहुत सीनियर, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, प्लीज सुनने दीजिए ना दर्शकों को, आप मेरे बात दीजिए ना, आप तर्क क्यों बीच में बोल रहे हैं? रुक जाए जफर जी, रुक जाए भाई, खाली इतना बता रहे हैं आप असरदार। जफर भाई प्लीज, अमित शाह आप असरदार गृह मंत्री हैं। अच्छा ठीक, जफर जी आगे। इंशाल्लाह जब मैं बनूंगा बहुत असरदार बनूंगा। अब हम टॉपिक पे आते, जो इस वक्त में गृह मंत्री है जो असफल है उन पर आते। उनके नाक के नीचे 2 दंगे हुए दिल्ली में लगातार, जिन सूबों में भाजपा की सरकार है, अभी डेटा पढ़ाया गया, वहां पे दंगे होते। ये बात ठीक है, आप कांग्रेस पे जाइए, नेहरू पे जाइए, उसके पहले आपको इतिहास में जाना है। जब आपकी सरकार बनी, जब बंगाल में आप चुनाव लड़े, आपने कहा कि इस बार इस तरह की व्यवस्था, एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस इसलिए डाला जाता है, उससे ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस जो मणिपुर और कश्मीर में है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि प्री और पोल वायलेंस हो। सबने आपका साथ दिया, आपने उसकी जिम्मेदारी ली,
तब आपने नहीं कहा टर्म्स एंड कंडीशंस 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, आपने कहा ये केंद्र की फोर्सेस उल्टा टंगा के गुंडों को मारेगी। तो आज चाहे टीएमसी के लोग मर रहे या भाजपा के लोग मर रहे तो भारतीय है और आप असफल है, आप फेलियर है। जैसे दिल्ली में आप फेल हुए वैसे ही आप बंगाल में फेल हुए, आप भारत में फेल हुए। अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। ओके, ठीक है, आपकी बात आ गई। अब गृह मंत्री अमित शाह को फेलियर बताने पड़ेगा, उसके लिए आपने सारे उदाहरण आपने दे दिए। अब एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर आनंद जी आपको काउंटर करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो केयर टेकर सरकार होती है उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? तहसीन जी, केयर टेकर सरकार है, पक्का है, सारी फाइल्स है ममता जी के पास। अब यहाँ ट्रांसफर कर, एक सेकेंड है, सारी ट्रांसफर कर सकते हैं ममता जी। कोई इस वक्त प्रशासन, इस वक्त मॉडल, मैं आपको जवाब देता हूं, मुझे नहीं पता, मैं मुझे आपको बता दीजिए, केयर टेकर सरकार होती है, हमारे संविधान में अगर व्यवस्था है तो कुछ सोच समझ कर रखी गई होगी ना। इस वक्त मतलब क्या है उनका अभी भी सीएम होने का, अगर वो कुछ नहीं कर सकते? मैं वही बोल रहा हूं, इस वक्त भी शासन इलेक्शन कमीशन चला रहा है, जो डीजी सीआरपीएफ है, डीजी सेंट्रल फोर्सेस है, वो सीधे नो मीडियम इन बिटवीन आदरणीय ज्ञानेश्वर कुमार सिंह जी को और आदरणीय अमित शाह जी को रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी और का बीच में दखल नहीं है। अब आप यहाँ थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। मैं तो केयर टेकर सरकार का रोल पूछ रही थी, लेकिन जैसा तहसीन कह रहे हैं वो सिर्फ शायद मुझे लगता है स्टैचू के तौर पर ही है, बाकी वो कुछ नहीं कर सकते, कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसा होता है क्या? आनंद जी बताइए। देखिए प्राची जी, तहसीन भाई जब अपने स्वभाव के विरुद्ध आक्रामक होते हैं ना, तो खुद को वो हास्यास्पद बना लेते हैं। मुझे लग रहा था इतने आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं थी। तहसीन भाई, आप अमित भाई का इस्तीफा मांग रहे हैं, अच्छी बात है, आपका काम है मांगना, क्योंकि आप कांग्रेस का समर्थन भी करते हैं। दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है सर, उसमें डीजी सीआरपीएफ गृह मंत्री को रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो सीआरपीएफ डिप्लॉयड है बंगाल में, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट कर रहा है सर। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बचा रहा हूं, मैं राजनीतिक बयानबाजी पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूं कि किसने लटकाने की बात की, किसने टांगने की बात की, किसने लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी, छोड़ दीजिए। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में ना वो ज्ञानेश कुमार को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट कर रहे हैं, डीजी को रिपोर्ट कर रहे हैं, और आज के डेट में डीजी और चीफ सेक्रेटरी दोनों ममता बनर्जी को रिपोर्ट कर रहे हैं, जब तक वो इस्तीफा नहीं देती या बर्खास्त नहीं होती। आप पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में इस बात को पढ़ लीजिए कि चुनाव संबंधित जितने भी काम होंगे वो ज्ञानेश कुमार के जिम्मे होंगे, और लॉ एंड ऑर्डर के जितने भी काम होंगे वो मुख्यमंत्री के जिम्मे। ये एक गलत भ्रांति फैलाई गई है। इसका आपको बता दूं आनंद जी, माफी चाहता हूँ ये आप यहाँ पर माफी चाहता हूँ, एक ही लाइन अगर आप इजाजत दें। ऐसे नहीं, अच्छा सॉरी, आपके बाद बोलूंगा, सॉरी माफी, आपके बाद अभी तहसीन भाई, जैसे आप अभी जफर भाई को लेके इरिटेट हो रहे थे ना, मैं तो आपको लेके कभी नहीं हो सकता। सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो काम चलाऊ मुख्यमंत्री तब तक देखेगा जब तक कि नया मुख्यमंत्री नहीं ले लेगा। आज के डेट में मर्डर होगा, उसका इन्वेस्टिगेशन ज्ञानेश कुमार नहीं कर सकते सर, उनका काम खत्म हो गया ज्ञानेश कुमार का। और आज अभी तृणमूल के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2,80,000 सेंट्रल फोर्सेस हैं, वहां सिर्फ 600 कंपनियां और एक कंपनी में 100 से लेके 250 सोल्जर्स होते हैं। आपको पता होगा तहसीन भाई, उस हिसाब से 1 लाख के करीब, 1,20,000 के करीब वहां फोर्सेस मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पे तैनात नहीं हो सकती। आनंद जी, मतलब सिर्फ इतना है, के पास ही आनंद जी, मतलब सिर्फ इतना है कि अपने बड़बोलेपन की वजह से भारतीय जनता पार्टी फंस रही है। अब भाई ये तो उनको भी पता था ना कि गैप रहेगा, ये विंडो रहेगी, हम कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन घूम घूम कर इनके नेताओं ने कहा ना कि कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। मुझे याद है ना, 4 मई के बाद कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये चुनाव पूर्व दिए गए बयान अपने कैडर को उत्साहित करने के लिए, उसको आप लॉ एंड ऑर्डर से नहीं जोड़ सकती, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है चुनाव के बाद दूसरे तरीके से चलता है। और पिछले चुनाव में देख लीजिए, 2021 में जितनी हिंसा हुई थी प्राची जी, उतनी हिंसा क्या हो रही है अभी। हमें थोड़ा कंपैरिजन पे भी चलना चाहिए। हम इन हिंसा, जितनी हिंसा हो रही है वो गलत हो रहा है, उसकी निंदा की जानी चाहिए, भर्त्सना की जानी चाहिए, लेकिन 2021 के मुकाबले 2026 में हिंसा की संख्या लगभग नगण्य है। ठीक है सर, हम कंपैरिजन कर लेंगे, हमें देखा, हम कंपैरिजन कर लेंगे, और हम तो कंपैरिजन लगातार कर ही रहे हैं, और कंपैरिजन के हिसाब से ही चीजें बता रहे हैं। लेकिन अभी वो बीजेपी के नेता जो ये कह रहे थे ना, घूम घूम करके कोई कुछ भी नहीं करेगा, अभी वो पीड़ित वाली अवस्था में है। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो हो रहा है ये साजिश के तहत हो रहा है। तो ये साजिशें आपको पहले से पता थी, और इसीलिए बस बीजेपी से सवाल है, बाकी वो
सरकार में अभी नहीं है, हमें पता है। जफर जी, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आनंद जी अभी मुझे एक लाइन दे दीजिए, मैं तो आपसे कभी भी नहीं इरिटेट हो सकता हूं, तो मुझे एक लाइन दे दीजिए। वो पीड़ित इसलिए बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली अभी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अधिकार नहीं। बोले तहसीन जी जल्दी, फिर फराज। आनंद जी, जब एक केयर टेकर सरकार आती है, वो कोई भी मेजर ट्रांसफर, और आप मानेंगे कि डीजीपी का ट्रांसफर, पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर मेजर होता, वो कोई भी मेजर फैसला केवल और केवल रूटीन डेली एडमिनिस्ट्रेशन जब चुनाव के वक्त चलता, उसके अलावा कोई फैसला नहीं ले सकते। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एक नहीं 4 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने बताया में नहीं आता, नहीं कर सकते। ये रूटीन में नहीं आता। नहीं, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जो कहा, मैं बताता हूं, उन्होंने कहा डीजीपी डीजी वगैरह ये ममता जी को रिपोर्ट करते हैं, तो क्या उनको सस्पेंड कर सकते हैं? ये सारे जो वहां पे प्रावधान लगाए गए, एक मिनट 10 सेकंड दीजिए आनंद जी, ये सारे जो वहां से आए, जो कंपनीज आए सीआरपीएफ के, इनको लाने वाले इलेक्शन कमीशन है। रूटीन में जो सरकार टेम्पररी है, उसके पास कोई अधिकार नहीं था इन कंपनीज को हटाने को। इनका जो विड्रॉल ऑर्डर, आप बिल्कुल सही कहते हैं, अब कम कंपनीज तैनात है, वो ऑर्डर भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया, ना कि ममता बनर्जी ने। क्या ममता बनर्जी उनको निकाल सकती है? अमित शाह जी निकाल सकते हैं, की बात तो कोई अमित शाह जी निकाल सकते हैं, इसलिए अमित शाह जी को रिजाइन करने की बात कोई कर नहीं रहा ना, मतलब सस्पेंड करेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, तभी पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था ठीक होगी। तो और क्या करे? वैसे ठीक नहीं होगी। फेल हो गए ना वो, तो वो फेलियर हुए कैसे? इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? जो कंपनीज आई थी, तो गृह मंत्रालय, करेक्ट, फेल हुए कैसे? उसकी जिम्मेदारी किसके पास? उसकी जिम्मेदारी अमित शाह जी की, अमित शाह जी को रिजाइन करना चाहिए। इतने कंपनीज को क्यों निकाला बाहर, यही मैं पूछ रहा हूं। आनंद जी, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप जानते हो मैं सही हूं। अमित शाह जी को रिजाइन करना चाहिए, सारी कंपनीज को बाहर निकाल दिया। ममिता जी हैं, बोले आनंद जी, छोटा सा रिस्पॉन्ड कर दें जो तहसीन जी कह रहे हैं। इतना कह रहा हूं कि तहसीन भाई, बहुत आप अपने केस की बड़ी अच्छी पैरवी कर लेते होंगे कोर्ट में, मैंने कभी सुना नहीं है, लेकिन बस वही है कि आप अर्ध सत्य बताते हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने चारों डिसीजन में ये कहा है कि डे टू डे का काम जो होगा वो काम चलाऊ मुख्यमंत्री, जिसे केयर टेकर गवर्नमेंट करते हैं, और यही राज्यपाल उनको कम्युनिकेट भी करता है कि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए आपको केयर टेकर बनाया जाता है। ठीक है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन सिर्फ ये है। ओके, फराज जी, अब चिंताएं यूपी को लेकर भी बढ़ गई हैं। आज भी जो कह रहे थे अखिलेश यादव, वो एग्जाम्पल भी दे रहे थे और ये भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा। वहां तो हमने अयोध्या हरा दिया है, तो हमसे तो ज्यादा बदला लेंगे। ये डर क्यों है? ये क्यों आपकी चिंताएं, आशंकाएं बढ़ रही हैं? देखिए प्राची जी, होता क्या है कि आप अपने पास्ट से हमेशा से सीखते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कुंदरकी का एग्जाम्पल जो है वो पूरे देश की जनता को दिया कि किस तरह से प्रशासन का इस्तेमाल करके कुंदरकी में हमको बाय इलेक्शन में हराया गया। आदरणीय अनंत जी ने एक बात कही, इनका बड़ा सम्मान है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनंत जी ने कहा कि जो इलेक्शन से पहले ऐसी बातें की जाती हैं तो वो अपने काडर को उत्साहित करने के लिए की जाती हैं। तो जो भावी मुख्यमंत्री हैं बंगाल के, उन्होंने अनंत जी 2 स्टेटमेंट और दिए थे। एक, उन्होंने कहा था कि चुनाव जीत करके कोई भी मुसलमान अगर विधानसभा में पहुंचेगा तो हम उसको विधानसभा से बाहर फेंक देंगे। मैं उसमें जोड़े दे रहा हूं, भाई जाहिर सी बात है, अगर चुनाव जीतेगा तो लोकतांत्रिक तरीके से जीतेगा। तो ये किसको उत्साहित कर रहे थे भावी मुख्यमंत्री जी? नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन हो गए, वो मान लिए मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो क्या संविधान उनको इस चीज की इजाजत देता है कि वो कहते हैं कि मुझे एक समुदाय ने वोट नहीं दिया तो मैं उसका काम नहीं करूंगा? ये किसको उत्साहित करने के लिए बोल रहे थे? तो होता क्या है आनंद जी कि आपको एक कहावत है, पूरा कर लें दी, एक कहावत है हमारे यूपी में बड़ी मशहूर है कि सूप बोले तो सूप बोले, चलनी बोले जिसमें 72 छेद। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से ये सब बातें बिल्कुल भी आनंद जी अच्छी नहीं लगती हैं। जिस तरह से आज की तारीख में पूरे देश का माहौल है, मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय गृह मंत्री जी देख रहे हैं मणिपुर में क्या हाल है। मीडिया रिपोर्ट्स में कम आ रहा है, लेकिन हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि मणिपुर में हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा ना कंट्रोल थे और आज की तारीख में भी कंट्रोल नहीं है। उत्तर प्रदेश की आपने बात की, एक छोटी सी बात बस मैं कहूंगा, अभी एक रिपोर्ट आई है कुछ दिनों पहले, उसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से पूरे भारत में दलितों को अगर सार्वजनिक जगहों पर कहीं जाने से रोका जा रहा है, ये सरकारी रिपोर्ट है, तो वो उत्तर प्रदेश में रोका जा रहा है। तो ना आपसे उत्तर प्रदेश संभल रहा है, ना बिहार संभल रहा है, ना मणिपुर संभल रहा है। और कलकत्ता में अभी आनंद जी ने क्या कहा कि कंपैरेटिव एनालिसिस होनी चाहिए। 2021 के मुकाबले अभी बहुत कम
क्या नाम है वहां पर वारदातें हो रही हैं। लेकिन फराज जी, इसके बावजूद भी दो बार लगातार उत्तर प्रदेश जीते ना, अगर इनसे संभल नहीं रहा तो पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार बनी ना, अगर इनसे संभल नहीं रहा तो 7 राज्य छोड़ दूं मैं सिर्फ देश के। नहीं, सरकार तो हर इन्होंने, जगह आप सही एनडीए की बोल रहे सरकार हैं, है। सरकार तो इन्होंने मणिपुर में भी बनाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सरकार इन्होंने जब कोरोना काल चल रहा था तो कांग्रेस को तोड़ करके मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाई इन्होंने। सरकार महाराष्ट्र में पार्टियों को तोड़ करके भी इन्होंने बनाई। सरकार कर्नाटका में भी इन्होंने पार्टियों को तोड़ करके और खरीद फरोख्त करके बनाई। तो दिल्ली में भी एनसीडीडी एक्ट लागू करके इन्होंने जनता के जनादेश का अपमान वहां पर भी किया है। तो सरकार बनाने में तो इनका कोई जोड़ नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक के बाद एक इंडिया अलायंस से राज्य निकल रहे हैं, आपको पता है, आपको इनकी सारी मक्कारी पता है, सारी नाकामी पता है। मैं हैरान इस बात पर हूं कि विपक्ष हाथ पर हाथ धरे बैठा क्यों है। ऐसे तो कोई चुनाव जीत नहीं पाएंगे ना, चिंता तो यूपी में भी बढ़ जाएंगी। इनको एक्सपोज करने के लिए आप लोग करते क्या है? सिर्फ पोस्टर दिखाने से थोड़ी ना एक्सपोज हो जाएंगे। प्राची जी के इनको एक्सपोज करने के लिए, प्राची जी, अगर आपने देखा होगा कि जब ये एसआईआर की प्रक्रिया लाए थे तो एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध संसद में भी हो रहा था और हम लोग पीडीए प्रहरी बनकर के, मैं खुद एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मैं 300 बूथ पर गया साइकिल चला करके, जनता को बताया कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसको ये लोग छीन लेंगे। तो हम लोगों ने सड़क से लेकर के इनको रोकना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा। संसद में आवाज उठाकर या बताने से या टीवी शोज पर बोलने से या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से नहीं होगा, इनको रोकना पड़ेगा। और इतने तथ्य आप लोगों के पास हैं, आपके नेता आज भी लेकर पहुंचे कोलकाता में वो सारी स्लाइड्स। सर, कोर्ट में जाकर पेश कर दीजिए। मैं कह रही हूं इनको एक्सपोज करिए, वरना नहीं आ पाएगी आप लोगों की सरकार। फिर आप कहेंगे, फिर आप आकर दोष देंगे। प्राची जी, वो दिन आने वाला है कि आप बस 20 सेकंड, वो दिन आने वाला है कि मुझे ये चाय ठंडी आपने नहीं दी, गर्म नहीं दी, तो मैं फिर आप कहेंगे अरे कोर्ट में जाइए कि आपको ये चाय गर्म नहीं मिली। अरे कितना कोर्ट में जाए, किस किस चीज के लिए कोर्ट में जाए प्राची जी? सर, यहाँ चाय का मसला नहीं है ना, मसला सूबे का है, सरकार का है, जनता के मुद्दों का है। चाय की बात तो बहुत छोटी बात है। जफर जी जल्दी से बोले, फटाफट। प्राची जी, मैं जवाब देता हूँ। हाँ। प्राची जी जवाब देता हूँ। हाँ बोले। देखिए प्राची जी, ऐसा है कि कोर्ट वोट तो छोड़िए, जनता के दरबार में कोर्ट वोट छोड़िए, सही फतह वही होती है जो जनता सही के कह रहे हैं, दरबार कोर्ट में वोट छोड़िए। पॉलिटिकल पार्टी जो है जनता का आशीर्वाद लेती है, जनता का समर्थन लेती है, जनता से विश्वास प्राप्त करती है, जनता के लिए समर्पित होकर काम करती है। ज्यादा विश्वास जनता के बीच में जाते नहीं है, खाली सबसे ज्यादा टीवी चैनल में आपके सामने बोलेंगे, 2-4 जगह टीवी चैनल में आ जाएंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं। इनका काम है टीवी चैनल में चमकना, इंटर्नशिप मिल गई, पे कुछ नहीं धमकना। इंटर्नशिप मिल गई बच्चों को, करते नहीं, जनता का विश्वास इंटर्नशिप मिल गई, जनता ने नकार दिया हर जगह। इंटर्नशिप मिल गई, प्रधानमंत्री जी ने बोला था नकार दिया और जनता के नकार बार नकार से डरे हुए हैं। भाई आप जाइए, जमीन पे बैठिए, जनता की सेवा कीजिए, तो मेवा खाइए। मेवा खाना चाहते हैं घर पे एयर कंडीशन रूम में बैठ के, नहीं मिलेगा, जाके मेहनत करना दीजिए। और जो ये कह रहे थे तहसीन पुनावाला, गृह मंत्री जी के बारे में क्या सफल है, सबसे असरदार गृह मंत्री जी आज की जब से आजादी मिली, सबसे असरदार गृह मंत्री जी। मणिपुर के दर्शक आपको नमस्ते को उड़ाया। मैं यही कह रही थी, अगर आप इन लोगों को एक्सपोज नहीं करेंगे जैसा कि आप लोग दावा करते हैं, तो जफर जी यही सलाह देंगे कि आप लोग मेहनत नहीं करते, आप लोग ग्राउंड पर नहीं जाते। अच्छा ममिता जी, मणिपुर में खत्म हुआ। आ जाइए, एक सेकंड, वो बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। बोले ममिता जी, सवाल उठाना क्या वाजिब नहीं है अभी? सॉरी, समझ में। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सवाल जो उठ रहे हैं, क्या वो सवाल उठने वाजिब नहीं है? हाँ, वो सवाल तो डेफिनेटली उठेगा, पर मैं बताना चाहूंगी कि पहले 34 इयर्स का लेफ्ट फ्रंट सरकार, फिर 15 साल की ममता सरकार ने जो कीचड़ मचा के रखा दिया, जगह जगह में टीएमसी के एडमिनिस्ट्रेशन का जो कीचड़ रह गया, उसको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को साफ करना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी बंगाल में आई है, बंगाल में अपनी सरकार, एक सेकंड मैं खत्म कर लेती हूँ, तो फिर उनको एकदम ग्राउंड जीरो से काम करना शुरू होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चैलेंजिंग एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि उनको साबित करना है कि वो बंगाल में क्या कर सकते हैं, कि बंगाल के लोग उसको चुनाव में जिताकर लाई है सरकार बनाने के लिए। वो अभी 9 तारीख को शपथ ये सब होगा। तो भारतीय जनता पार्टी से लोगों की उम्मीद है, बंगाल के लोग बहुत उम्मीद लेकर भारतीय जनता पार्टी को लाए हैं सरकार बनाने के लिए। तो ये उनके लिए भी एक जिम्मेदारी होगी, सब कुछ सही करना। जो सरकार, जो कीचड़ पहले का है, वो सब कुछ साफ करके एक मतलब एक सुंदर सरकार बनाने के, सुंदर परिवेश बनाने की उम्मीद रखते हैं लोग बंगाल से। चलें, वो तो 9 तारीख के बाद देखेंगे, लेकिन अभी इतनी देर हमने डिबेट कर ली, लेकिन किसी की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो पाई। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल अभी जो कुछ हो रहा है। आनंद जी, मुझे खत्म करना है, जल्दी से 10 सेकंड। हाँ, बस 10। मैं ये कह रहा था, अभी फराज किदवई साहब बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, वो कह रहे थे कि सरकार बनाने में माहिर हैं। फराज साहब, समाजवादी पार्टी ने किस किस के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, ये भी आपको याद करना चाहिए। चलिए ठीक है, तय वक्ता, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।